हेलो एंड वेलकम टू दी एमर्स क्लासेस। तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने अवेलेबल एनर्जी पढ़ा था, अनअवेलेबल एनर्जी पढ़ा था और ड्रॉबैक्स देखे थे और कार्नोट साइकिल के। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर के कारण जो अवेलेबल एनर्जी में चेंजेस आएंगे टेम्परेचर और एंट्रोपी के कारण, और हीट डिफरेंस आएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम हीट कांस्टेंट लेते हैं अगर हम हीट सप्लाई कांस्टेंट लेते हैं तब उसकी एंट्रोपी में क्या चेंज होगा, और हीट रिजेक्शन अगर हम कांस्टेंट लेते हैं तो उसकी एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, और उस एंट्रोपी चेंज के कारण अवेलेबल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, तो वो देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवेलेबल एनर्जी का एक अवेलेबल एनर्जी देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, लिख लेते हैं उसका, क्योंकि उसका यूज होना है। अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमने निकाला था। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं जो अवेलेबल एनर्जी होती है वो हमारी W मैक्स होती है, मैक्सिमम वर्क। ठीक है सॉरी, तो जो मैक्सिमम वर्क होगा वो हमारा क्या होगा, Q1 माइनस टी लोअर इंटू डेल्टा ऑफ S। इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं। दिस इज अवर TS डायग्राम। ठीक है, दिस इज अवर कार्नोट साइकिल। तो मैक्सिमम वर्क हमें कार्नोट साइकिल में ही मिलेगा, 1 2 3 4। ठीक है, दिस इज अवर अनअवेलेबल एनर्जी एंड दिस वन इज अवेलेबल एनर्जी। मैक्सिमम वर्क हमें इस साइकिल में हमें जो वर्क मिलेगा TS, जो TS कर्व जो हमें हाँ, जो TS कर्व हमें जो एरिया अंडर मिलता है TS कर्व के थ्रू, तो वहां से हमें क्या हीट मिलती है, और जो PV के थ्रू हमें एरिया अंडर मिलता है वो वहां से हमें वर्क मिलता है। ठीक है, तो यहां से हमारा वर्क नेट निकलेगा एंड दिस वन इज T हायर एंड दिस वन इज T लोअर एंड दिस इज डेल्टा ऑफ S। ठीक है, तो T लोअर एंड डेल्टा S हमारा क्या हो गया, अनअवेलेबल एनर्जी, एंड W मैक्स क्या हो जाएगा फिर Q1, दिस वन इज Q1 एंड दिस वन इज Q2। ठीक है, Q2 रिजेक्ट हो रही है, तो यहां से हमें अवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। अब हम देखेंगे अवेलेबल लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी व्हेन सेम हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ सॉरी, आज बारिश हो गई है मेरे यहाँ, तो मेरे को खांसी हो गई है। चलिए, हाँ, तो लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी व्हेन सेम हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, हेडिंग लिख लेते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं, इसका यूज करेंगे बाद में। हाँ, तो क्या पढ़ना है हमें, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी when same heat is transferred through a finite temperature difference। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। अब इसमें हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस फर्स्ट क्या होगा हमारा, इफ Q सप्लाई इंक्रीज एंड Q रिजेक्ट कांस्टेंट। इफ Q सप्लाई इंक्रीज एंड Q रिजेक्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारी इफिशियंसी क्या थी, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर एंड आल्सो मैक्स या W नेट भी बोलते हैं जिसको, अपॉन Q1 एन जिसको हम Q सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, तो Q मैक्स क्या होगा हमारा, 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस।
क्यू आर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, एंड क्यू एस क्या है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, दिस इज इंक्रीज। तो हमारा क्यू आर अपॉन क्यू एस वाला टर्म क्या होगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस, दिस वन इज इंक्रीमेंट, ठीक है। तो जितना इंक्रीज होगा उतनी वैल्यू कम होती जाएगी तो क्यू आर अपॉन क्यू एस डिक्रीज, दिस वन इज डिक्रीज, ठीक है, ये डिक्रीज होने लगेगा टोटल, ठीक है। तो वन माइनस डिक्रीमेंट, जितना डिक्रीमेंट होगा उतना हमें एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो वन माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, टोटल दिस वन टोटल डिक्रीज एंड दिस वन टोटल इंक्रीज। तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं। लेट अस से दिस इज आवर टीएस ग्राफ, ठीक है। दिस वन इज आवर फर्स्ट कंडीशन, टी, इसको लिख लेते हैं T1, इसको लिख लेते हैं T0, ठीक है, इसको लिख लेते हैं Q1 एंड QR, ठीक है, एंड दिस इज डेल्टा ऑफ S, ठीक है। हमने हीट को क्या किया, इंक्रीज किया। अगर हमने हीट को इंक्रीज किया तो लेट अस से हमारा जो QR है, क्यू रिजेक्शन है हमारा, उसको हमने कांस्टेंट रख के चला, ठीक है। तो QR हमारा क्या होगा, T0 डेल्टा S, जो हमारा QR होगा वो क्या होगा, QR T0 डेल्टा S, ठीक है। दिस वन इज अवर कांस्टेंट। अगर हमारा ये कांस्टेंट है, QR कांस्टेंट है, तो हमारा डेल टी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और टी नॉट भी हमारा क्या है, फिक्स है। अगर हमारा क्यू आर कांस्टेंट है एंड टी नॉट कांस्टेंट है तो डेल एस भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसकी जो सप्लाई एनर्जी थी उसको इंक्रीज कर दिया। लेट अस से हमने इतना इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो दिस टेम्परेचर इज T2 और एंड दिस एनर्जी इज Q2 एनर्जी। तो इंक्रीमेंट हुआ तो जो हमारी अनअवेलेबल एनर्जी थी वो हमारी सेम है, इस कंडीशन में अनअवेलेबल एनर्जी हमारी सेम है, बट जो अवेलेबल एनर्जी है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी ड्यू टू द टेम्परेचर इंक्रीमेंट एंड ड्यू टू द हीट इनपुट इंक्रीमेंट, ठीक है। तब हमारा जो फॉर्मूला था अवेलेबल एनर्जी का, अवेलेबल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू सप्लाई माइनस T0 डेल्टा S। इसके लिए हमारा क्या होगा, T0 डेल्टा S एंड Q सप्लाई माइनस T0 डेल्टा S अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। दिस इज अवर फिक्स्ड कंडीशन। तब हमारी अवेलेबल एनर्जी इंक्रीमेंट होगी क्योंकि QS भी हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, QS इंक्रीज एंड T0 डेल्टा S दिस इज कांस्टेंट। तो अवेलेबल एनर्जी भी हमारी क्या होगी, इस कंडीशन में इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है एंड अवेलेबल एनर्जी भी हमारी क्या इंक्रीज हो रही है। दिस इज अवर फर्स्ट केस, ठीक है। हम सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस पढ़ेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, QS हमारा क्या डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है, या QR हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसको देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया हमारा, केस सेकंड केस देखते हैं, ठीक है। इफ जो हमारा QS है हमने क्या किया था, पहली बार में इंक्रीज किया था। लेट अस से इस टाइम हमारे क्या है, कांस्टेंट एंड जो QR है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। इसको देखते हैं। तब एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, एफिशिएंसी 1 माइनस Q रिजेक्शन अपॉन Q सप्लाई, ठीक है। Q रिजेक्शन अपॉन Q सप्लाई। Q सप्लाई क्या है, Q रिजेक्शन क्या है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, एंड QS क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। तब हमारा दिस टर्म क्या होगी हमारी, इंक्रीज। तो होल टर्म क्या होगी हमारी, 1 माइनस QR बाई
क्यू एस, दिस इज इंक्रीज, दिस इज इंक्रीज, तो टोटल टर्म क्या होगी हमारी, डिक्रीज। तो जो हमारी इफिशियंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज इन दिस कंडीशन। अब इसको ग्राफ से अब अवेलेबल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा एंड अनअवेलेबल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, कितनी इंक्रीमेंट होगी वो देखेंगे, ठीक है। इसके लिए भी ग्राफ देख लेते हैं एक, लेट अस से दिस इज आवर ग्राफ, विजिबल और नॉट, यस ओके, विजिबल, TS, ठीक है। लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, 1 2 3 and 4, Q1 QR and this one is T1 and T0, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो हमारा Q सप्लाई है, दिस इज आल्सो Q सप्लाई, ठीक है। Q सप्लाई कांस्टेंट रखा, QR हमने इंक्रीज कर दिया। तो QR इंक्रीज कैसे होगा, लेट अस से हमने इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम किया, सोर्स टेम्परेचर को कम किया, एंड जो हमारा दिस इज अवर T2, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हम सप्लाई कर रहे हैं सेकंड कंडीशन में वो हमारी QS ही है, QS इक्वल्स टू Q2, ठीक है। देन Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू QS। हमने लोअर टेम्परेचर पर जितनी हीट हम पहले दे रहे थे, हायर टेम्परेचर पर जितनी हीट हम पहले दे रहे थे T1 टेम्परेचर पर, उतनी ही हीट हम T2 टेम्परेचर पर दे रहे हैं। QS सप्लाई है हमारी इज इक्वल टू Q2, ठीक है। बस टेम्परेचर हमने थोड़ा कम कर दिया, लेकिन हमारी जो हीट सप्लाई है वो हमारी सेम है, ठीक है। तो हमारी हीट सप्लाई क्या है, सेम है। तो हम देखेंगे तो हमारी अवेलेबल एनर्जी क्या होगी, अवेलेबल एनर्जी क्या थी हमारी, Q सप्लाई माइनस T0 डेल्टा ऑफ S, ठीक है, T0 डेल्टा ऑफ S। अब हम फर्स्ट ग्राफ देखेंगे, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ देखेंगे कि जो 2 से 3 देखेंगे, 2 to 3 कर्व या लाइन, ठीक है, 2 to 3 लाइन देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज अवर डेल्टा एस। अब हमने 2 to 3 लाइन में देखा, 2 to 3 लाइन एंड T1 टेम्परेचर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि Q23 हमारा क्या होगा, Q23 जिसको हम QS भी लिख लेंगे, Q23 या QS सप्लाई, Q सप्लाई या Q1 भी लिख सकते हैं इसको। Q1 इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, T1 डेल्टा S, ठीक है। रिवर्सिबल साइकिल के लिए ये वैलिड है। रिवर्सिबल जो हमारा साइकिल है, जो हमारा 2 to 3 साइकिल है वो रिवर्सिबल साइकिल है, तब इस इक्वेशन को हम वैलिड कर सकते हैं, ठीक है। तो Q1 क्या होगा हमारा, T1 डेल्टा S, ठीक है। एंड एट T2 टेम्परेचर बिकॉज T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो T2 टेम्परेचर पर देखेंगे क्या होगा, Q2 इक्वल्स टू एंड दिस इज आल्सो QS, T2 डेल्टा S डैश, ठीक है। S डैश लिख दिया, इसको कैसे लिख दिया देखेंगे। चूंकि हमारा यहां से देखेंगे, चूंकि हमारा Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू QS है, ठीक है। एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो T1 डेल्टा S इक्वल्स टू T2 डेल्टा S डैश। T1 इज ग्रेटर देन T2,
T1 अपॉन T2 डेल्टा एस डैश अपॉन डेल्टा एस। T1 इज ग्रेटर देन T2 देन डेल्टा एस डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा एस। तो जो हमारी इंट्रोपी हुई वो इंक्रीमेंट हुई, यहाँ पर इंट्रोपी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हम लोअर टेम्परेचर पर सेम हीट दे रहे हैं किसी भी सिस्टम को, किसी भी हम प्रोसेस में सेम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तब हमारा एंड टेम्परेचर क्या है हमने लोअर किया, तो हमारी जो इंट्रोपी है उसमें इंक्रीमेंट आएगा। लेट अस से दिस इज अवर इंट्रोपी इंक्रीमेंट इन T2 टेम्परेचर, ठीक है। तो यह इतनी हमारी इंट्रोपी क्या हुई, इंक्रीज हुई, then that is our delta S dash। visible or not, okay visible। ओके ठीक है, डेल्टा एस। तो हमारी जो इंट्रोपी हुई वो इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई, दिस वन, इतनी हमारी इंट्रोपी क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है। तो जो पहले वाले साइकिल में हमें जो अनअवेलेबल एनर्जी मिल रही थी वो हमारी क्या थी, दिस वन, इन अनअवेलेबल एनर्जी इन टेम्परेचर 1 कंडीशन, T1 टेम्परेचर पे, ठीक है। अब जो एक्सेस अनअवेलेबल एनर्जी मिली हमें ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ एंट्रोपी, तो वो हमारी क्या होगी, दिस वन, इतनी हमारी जो अनअवेलेबल एनर्जी है वो हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है। दिस वन इज इंक्रीमेंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी एंड दिस टोटल इज आवर टोटल अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। तो हमने देख लिया डेल्टा एस डैश इज ग्रेटर देन टू डेल्टा ऑफ एस। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इतना, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसी को और आगे बढ़ाएंगे कि अनअवेलेबल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट तो आया बट कितना इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि हमारी अवेलेबल एनर्जी क्या हुआ, कमी आई, ठीक है। तो जो हमारी अब अवेलेबल एनर्जी थी, अवेलेबल एनर्जी क्या होगी हमारी, क्यू सप्लाई माइनस टी नॉट डेल्टा एस डैश, दिस इज अवर न्यू अवेलेबल एनर्जी, क्योंकि हमने टेम्परेचर को कम किया और सेम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी अनअवेलेबल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। कितनी इंक्रीमेंट होगी, दिस वन, डेल्टा एस, ठीक है। तो हमारी नई अनअवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगी, टी नॉट डेल्टा एस डैश, ठीक है। तो हमारी क्यू सप्लाई तो सेम है, सॉरी, ठीक है। तो हमारी जो क्यू सप्लाई है दिस इज सेम, बट टी नॉट डेल्टा एस डैश क्या है हमारा, इंक्रीज किया, दिस इज अवर इंक्रीज किया, तो हमारी अवेलेबल एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा, वो हमारी डिक्रीज कर जाएगी। तो इन दिस कंडीशन अवर द अवेलेबल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज करती है इन दिस कंडीशन में। अब कितना डिक्रीज करेगी इसको भी देख लेते हैं, कितना डिक्रीज करेगी इसको भी देखते हैं। पहले हमारी क्या थी, अवेलेबल एनर्जी इन फर्स्ट कंडीशन क्यू एस माइनस टी नॉट डेल्टा ऑफ एस, एंड अवेलेबल एनर्जी इन सेकंड कंडीशन क्यू एस माइनस टी नॉट डेल्टा ऑफ एस डैश, ठीक है। तो 1 माइनस 2 क्या होगा, 1 माइनस 2 क्यू एस टी नॉट डेल्टा एस माइनस क्यू एस प्लस टी नॉट ऑफ डेल्टा एस डैश, ठीक है। तो क्यू एस से क्यू एस कैंसिल आउट, तब हमारी टी नॉट डेल्टा ऑफ एस डैश माइनस टी नॉट डेल्टा ऑफ एस, हमारी अवेलेबल एनर्जी इतनी कम हुई, ठीक है। दिस इज अवर 1 अवेलेबल एनर्जी 1 माइनस अवेलेबल एनर्जी 2, और इसी को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। दिस इज अवर इंक्रीमेंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। अब इसको निकालेंगे कितनी आएगी, दिस इज अवर इंक्रीमेंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। तो कितना हुआ, अनअवेलेबल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना हुआ, टी नॉट डेल्टा एस डैश माइनस टी नॉट डेल्टा ऑफ एस,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी नॉट कॉमन ले लो, डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा ऑफ एस, ठीक है, अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीमेंट। अब जो डेल्टा एस डैश 1 है वो कितना आएगा हमारा, डेल्टा एस डैश इक्वल्स टू क्यू रिजेक्शन अपॉन टी नॉट, नहीं हाँ, क्यू एस डैश, तो जो हमारा Q1, ठीक है, इसको क्यू एस लिखते हैं, Q1, दिस इज Q1 अपॉन T1, Q1 अपॉन T2, ठीक है, एंड डेल्टा एस कितना होगा, Q1 डेल्टा एस कितना होगा, दिस इज डेल्टा एस कितना था हमारा, Q1 अपॉन T1, ठीक है, ये तो हमारा सेम है ही, क्यू आर डेल्टा एस टी नॉट, ठीक है, ये हमारा सेम है, बट दिस इज आल्सो डेल्टा एस इक्वल्स टू Q1 अपॉन T1, एंड डेल्टा एस डैश क्या होगा हमारा, Q2 अपॉन T2 एंड Q2 इक्वल्स टू Q1, तो Q1 अपॉन T2, ठीक है, दिस इज डेल्टा एस डैश एंड Q1 अपॉन T1, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीमेंट क्या होगा, टी नॉट Q1 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1, अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीमेंट क्या होगा, टी नॉट T1 माइनस T2 अपॉन T1 क्रॉस T2, ठीक है, तो ये हमारे इंक्रीमेंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी आ गया, दिस वन, इंक्रीमेंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। तो इंक्रीमेंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी क्या है हमारी, दिस वन, तो दिस जो हमारा जो रीजन है वो हमारा इस फॉर्मूले से आ जाएगा, टी नॉट Q1 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2। तब हम एक नोट लिखेंगे कि हमारी जो अनअवेलेबल एनर्जी में चेंजेस आया, ठीक है, तो मोर द टेम्परेचर डिफरेंस, जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा T1 माइनस T2, मोर द टेम्परेचर डिफरेंस मोर विल बी दी लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, जितना हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी हमारी अनअवेलेबल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, और उतना जितना इंक्रीमेंट होगा उतना ही अवेलेबल एनर्जी में हमारा क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, देयरफॉर सेम हीट इज हैविंग मोर इंपोर्टेंस एट हायर टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू द लोअर टेम्परेचर, ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन। क्या आया हमारा, इंक्रीमेंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी टी नॉट T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2, ठीक है, ये हमारा क्या आया, अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीमेंट। तो एक नोट लिख लेते हैं, नोट इसी से रिलेटेड है, मोर द टेम्परेचर डिफरेंस more will be the loss of available energy, ठीक है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा उतना ही हमारी अनअवेलेबल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, उतना ही डिक्रीमेंट होगा या लॉस होगा अवेलेबल एनर्जी में। देयरफॉर सेम हीट is having more importance at higher temperature in comparison to
लोअर टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारी हीट सप्लाई था, अब इसको ऐसे समझो कि हमने कोई भी हमारे पास साइकिल है, ठीक है, इसको ऐसे समझो कि कोई हमारे पास साइकिल है, हमने जो हमारा क्यू सप्लाई है, जो हमने उसको हम क्यू हीट दे रहे हैं, ठीक है, सप्लाई हीट दे रहे हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर पर हम उसको क्यू सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी अवेलेबल एनर्जी जो हमें वर्क नेट या वर्क मैक्सिमम वर्क मिलेगा वो हमारा मोर होगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं और इन सेम हीट हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, उसी साइकिल को सेम हीट सप्लाई कर रहे हैं, बट हमारा जो टेम्परेचर है वो लो है। ठीक है, तो जो अवेलेबल एनर्जी है वो हमें उतनी नहीं मिलेगी, अवेलेबल हमें डिक्रीज करके ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हमने देख लिया कि हमारी अनअवेलेबल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर हम हाई टेम्परेचर पर क्यू हीट देते हैं इन कंपैरिजन टू लो टेम्परेचर पर, हमारी हीट सप्लाई सेम है बट हम हाई टेम्परेचर पर दे रहे हैं, तो हमें वर्क नेट ज़्यादा मिलेगा या वर्क आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। अगर हम उसी हीट को, सेम हीट को लो टेम्परेचर पर दे रहे हैं तो हमें वर्क आउटपुट लो मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा कोई भी साइकिल है या कोई भी हमारे पास इंजन है, तो हमें जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो हाई टेम्परेचर पर करते हैं, क्योंकि अगर हम हाई टेम्परेचर पर हीट सप्लाई करेंगे तो हमें मैक्सिमम वर्क मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।